जी जनाब, आदाब, सलाम, नमस्कार और जो ग्रीटिंग्स जिसको पहुँच रही हैं। अ, आज की जो स्ट्रीम है, वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है और उसकी चंद वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो ये है कि एक स्टैंडर्ड नैरेटिव जो बना होता है कुछ लोगों के बारे में और आप उसको हमेशा से दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि आपने कभी खुद से जानने की कोशिश भी नहीं की होती और उसके अलावा ना ही आपने जो है वो कभी कोशिश की होती है कि सच जानें। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव बना होता है, आप उसको हमेशा से सच समझते हैं। यही हमारी जो सोच है, वो मज़ाहिब के बारे में रही है और इसी हवाले से जो है वो एक कल्ट कह सकते हैं या एक अकीदा कह सकते हैं, जिसका नाम आगा खानी है, इस्माइली है और आप में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि यार, ये बहुत ही पुरअमन किस्म के लोग होते हैं और दुनिया में इनकी जो एंट्रीज़ हैं, इनको बड़ा वेलकम किया जाता है और बड़े खुले दिल से इनको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आज हम एक बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसमें आपको बताएँगे कि हकीकत जो है वो नहीं है जो आप समझते हैं। तो हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं वक़्त ज़ाया करने से पहले उनको लाइव लूँगा। जी, सलीम भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारी लाइव स्ट्रीम के लिए और ये वो एक कहते हैं टॉपिक था या एक डिस्कशन थी जो मैं काफ़ी अरसे से किसी के साथ करना चाह रहा था। क्योंकि जी, मैं आगा खानियों को 2002 से जानता हूँ जब मैं बीकॉम कर रहा था। जी, तो ऑब्वियस सी बात है उस वक़्त तो मुझे इनके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मुझे इनके बारे में जो सही मालूमात मिलना शुरू हुई वो तकरीबन 2010 के बाद हुई और वो जब हम डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे। बाकी आप बताइए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, बस ये ज़रा मेरी बेटी थोड़ी शोर कर रही है पीछे। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे हैं। जी सर, बताइए जी, सर। जी, जी। सर कुछ आपको थोड़ा-सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको थोड़ा आपके बारे में भी आइडिया हो जाए। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। आगा खानी जो सिस्टम है, उसकी हकीकत को बयान करने का। और दूसरी बात ये है कि मैं आगा खानी सिस्टम में पैदा हुआ। आज से 66 इयर्स पहले और तकरीबन 14 साल पहले मैंने ये अकीदे को, ये मज़हब को या इस कल्ट को, कल्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, कल्ट को मैंने छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक जो है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस्लाम पे भी और आगा खानी पे भी सीख रहा हूँ। और जो अभी तक मैंने सीखा ये 14 सालों में, वो मैंने अपने वीडियोज़ में डाला। मेरा एक चैनल है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ कॉमन मैन। अगर आप सिर्फ़ मेरा नाम टाइप करोगे यूट्यूब में, सलीम लालानी, तो वो आ जाएगा। और फिर मैंने क्या किया कि वो रिसर्च पे जो मैंने हकीकत देखी, तो वो मैंने अपने चैनल पे डाली और मैंने 200 वीडियोस बनाए और जो हकीकत है, उसको मैंने बयान किया सबूतों के साथ। ऐसे सबूत कि जो कोई भी उसको वेरीफ़ाई कर सकता है। मेरा ये हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है कि मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ, जब तक मेरे पास सबूत नहीं होता है।
और यही वजह है कि मैंने इतने खुलेआम मैंने आगा खानी सिस्टम को एक्सपोज किया और उसका काफ़ी असर भी हुआ। तो वो आगे हम बातें करेंगे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरा और मेरे काम का। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त की शुरू में कि मैं इसको एक कल्ट करूँगा। और कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर। बिल्कुल। और तो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एब्सोल्युटली। तो सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मैं भी इनके बारे में कुछ ऐसे ही नज़रियात रखता था। और लेकिन जब आप थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं तो आपको मालूम होता है कि यार हकीकत इसके कुछ बरक्स है। सर मैं बड़ा एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे, आप अगर जी। मना कीजिए तो सवाल दीजिए। सर जी। मुझे तकरीबन कोई 8 साल पहले मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि जो आगा खानियों के अकायद हैं वो कादियानियों से भी ज़्यादा जो हैं वो भयानक हैं। सर क्या ये दुरुस्त है? 100%। हुँ। कादियानियों में क्या हुआ कि वो एक नए रसूल को लेके आ गए, रसूल के बाद रसूल। तो ये तो मुसलमानों को बिल्कुल भी नागवार गुजरा, क्योंकि इस्लाम में ये है कि भाई रसूलुल्लाह जो थे मोहम्मद साहब, वो खातिमुन अंबिया थे और उनके बाद कोई रसूल हो नहीं सकता। लेकिन कादियानियों में एक गुलाम अहमद साहब आ गए, तो ये मुसलमानों को बहुत ही नागवार गुजरा। लेकिन आगा खानियों में अल्लाह आ गया और वो अल्लाह जो है वो अभी तक जिंदा है जमीन पे। वो तो कादियानियों के जो रसूल थे वो तो गुजर गए ना। ये अल्लाह तो जिंदा है, अभी तक है और इंसान की शक्ल में है। और ऐसा अल्लाह कि जो गुनाह करते थकता नहीं है, जो इस्लाम की बेहुरमती किए बिना थकता नहीं है, ऐसा अल्लाह। और उसको जो है कि फूलों के हार पहनाए जाते हैं मुसलमानों के ज़रिए, और वही मुसलमान कादियानियों को मारते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह दूसरा आ गया। उनको अल्लाह का कोई लेना-देना नहीं है। उनको कुरान में जो शिर्क की बातें हैं मुसलमानों को, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ़ जो है कि आप रसूलुल्लाह क्यों लेके आ गए, ये प्रॉब्लम है। और ये मैं चाहूँगा अच्छा, ये कि सलीम आपके एक चैनल पे कोई मुसलमान मुझे सुन जी, रहा है। मैं भी एक सवाल करना चाह रहा था नहीं, पहले मेरी बात ये थोड़ा खत्म हो से। लेने दीजिए। जी, 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 आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए अच्छा, सलीम। हाँ, उसके बाद सवाल मैं लूँगा, जितने होंगे उतने लूँगा। ये लेकिन हमारे मैं अब्दुल्ला भाई जो है ना, ये चैनल का हिस्सा ही हैं। हाँ जी, बहरहाल हाँ जी। लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर। आप हाँ जी, हाँ कंटिन्यू जी। करें सर, मैं हाँ करता हूँ जी, आपसे सवाल। हाँ जी। नहीं, बस एक छोटी-सी बात कहने जा रहा हूँ, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि अगर कोई जी, जी, मुसलमान जी, मुझे बिल्कुल। सुन रहा है आपके चैनल के ज़रिए से, तो मैं उनको दावत देता हूँ अपने चैनल पे आने के लिए। डायरी ऑफ अ कॉमन मैन सलीम लालानी टाइप करोगे तो आ जाएगा। तो उसमें आएँ आप और मुझे बताएँ ये किस किस्म का इस्लाम है? शायद मैं गलती कर रहा हूँ कोई। मैंने ये समझा था कि इस्लाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह एक ही होता है और वो ही हम सबका मालिक है और रसूलुल्लाह उनके खादिम थे। तो खादिम को इतना बड़ा दर्जा और अल्लाह की बेहुरमती आप बर्दाश्त करते हो, जबकि वो चिल्ला-चिल्ला के कुरान शरीफ में कहता है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी जगह ले ले। तो उसको आप बर्दाश्त करते हो, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये कौन-सा इस्लाम है? ये प्लीज़ आके मुझे समझाइए। मैं शायद बहुत ही नादान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस यही बात मुझे कहनी थी। अब्दुल्ला भाई आप सवाल कर सकते हैं।
अब्दुल्ला भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सलीम भाई। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी चौक पे खड़े हो के अगर आप मतलब अल्लाह ताला के बारे में कोई बात करेंगे, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ सर, वो मुझसे कहानियाँ शेयर की कि जी मैं आसमान की तरफ पत्थर फेंकता था, अल्लाह को माँ बहन की गालियाँ देता था, मेरी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही थी। तो लोग आपको जो है ना वो पागल करार दे देंगे और आपको बोलेंगे भाई अपना इलाज करवाओ जाके। हाँ लेकिन जी। अगर आप रसूल अकरम के बारे में कोई भी इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो एक हजूम जो है वो आपको तड़ी पार करने में वक्त नहीं सर्फ करेगा ज़्यादा। नहीं, वो आपको मॉब लिंच कर देंगे। एग्जैक्टली सर, वही कह रहा हूँ। मतलब मॉब लिंच कर देंगे, मार देंगे, हजूम घेर के आपको जो है वो इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। उसकी वजह यही नैरेटिव बिल्डिंग है सर, जिसमें मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था। यही वो नैरेटिव बिल्डिंग है जो कि गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है एक ऐसी शख्सियत को जो डिज़र्व नहीं करती। और ये ऐसा ही है सर कि आप एक शख्सियत के बारे में एक ऐसा खाका खींचते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला चला आता है कि आपको बता दिया जाता है कि भाई यजीद हुसैन जो थे वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे, बहुत खूबसूरत शख्स थे, उनके लिए कायनात बनी, और वो बहुत उम्दा इंसान थे, उन जैसा शख्स कोई नहीं था। वो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, औरतों से बड़ी नरमी करते थे, दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते थे, और उसके अलावा खाने-पीने को उनके पास कुछ भी नहीं होता था, गरीबों की मदद किया करते थे। तो ये वो बातें हैं सर जो एक नैरेटिव बनाकर पेश की जाती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनको आप किस्से कहानियाँ या देवमलाई किस्से कह सकते हैं। जी, जी। जी। अब्दुल्ला भाई आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जहाँ तक मेरा इंटरेक्शन रहा है जी। इस्माइली भाइयों से, जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब, तो एक तो शिया मजमूई तौर पे जो शिया इस्लाम है वो तो आपको पता है कि इमामत के उसके ऊपर सुन्नियों से इख्तिलाफ रखता है। जो उनका मेन जिसको कहते हैं पॉइंट है कि भाई वो इमामत को मानते हैं, वो कंटिन्यू समझते हैं इमामत को। तो जब हमारा इंटरेक्शन होता था तो इस्माइलियों की तरफ से यही बताया जाता था कि भाई हम हमारे जो इमाम हैं वो अभी भी उनकी जो कंटिन्यूटी है वो चली आ रही है। एक तो ये बताइए मुझे कि एक वो बात होती है जो बंदा दूसरों को बताता है। अब आपका एक्सपीरियंस एक इस्माइली एक्सपीरियंस है, आप इस्माइली घर में पैदा हुए, सारी जिंदगी अब तक से लेके सारी जिंदगी इस्माइली रहे। तो जरा ये बताइए कि ये जो इनका कॉन्सेप्ट हमें जो बताया जाता है इस्माइलियों की तरफ से सुन्नियों को या दूसरे मुसलमानों को, जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पब्लिक स्पेस में इस्माइली भाइयों के साथ, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इमामत का है, बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, हमारा इमाम तय करता है ना जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें होती हैं। तो उस टाइम पे तो हमें ये लगता था कि भाई ठीक है, होगा कोई जैसे दूसरे मुफ्तियान होते हैं या दीन के स्कॉलर्स होते हैं उस किस्म का कोई हिसाब किताब होगा। लेकिन बाद में पता चला कि दीन की सारी जो इस्माइली जो मजहब है या इस्माइली जो मेथड है या इस्माइली जो फिरका है, वो सारी प्ली जो है अपने मजहब की, वो जो इनका इमाम होता है उसके थ्रू लेते हैं, बल्कि वो चीजों को कैंसिल भी कर सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये ऐसी ही बात है या इससे गहरी बात है या इससे अलग अलग बात है? जरा इसको इसके हिसाब से थोड़ा सा बताइए। बहुत ज़्यादा गहरी बात है। आपको दुनिया को नहीं मालूम है कि क्या होता है। देखो, भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा बताया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। तो ये मुहावरा जो है ये आगा खानी पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए वो एक शिया तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो दुनिया को यही कहते हैं कि हम शिया मुसलमान हैं। मौला अली हमारे पहले इमाम हैं और आगा खान साहब जो है वो अभी इमाम चल रहे हैं, और हमारा अकीदा ये है कि ये ज़मीन इमाम के बिना चल नहीं सकती है, इसीलिए हम हाज़िर इमाम को मानते हैं। और हमारा ही वो फ़िरका है कि जहाँ पर इमाम हाज़िर है, अल्लाह का नुमाइंदा जो है वो हाज़िर है,
कोई दूसरा इस्लाम का फिरका नहीं है कि जिसमें कोई इमाम हाजिर हो या रसूल हाजिर हो, कोई नहीं है, हम ही सिर्फ हैं। ये दिखाने वाली बात है ना। अब होता हकीकत में ये है कि जमात खाना जो है, आपको मालूम है जमात खाना उसको कहते हैं कि जो मुसलमानों में मस्जिद होती है, इस तरह जी जी आगा खानियों में जमात खाना होता है। तो जमात खाना क्या है कि उसके दरवाजे बंद होते हैं। बंद का मतलब क्या होता है कि पब्लिक को अंदर नहीं आने दिया जाता है, खासकर मुसलमानों को तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो दूसरों को भी नहीं आने दिया जाता है, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे आगा खान साहब जो है वो अल्लाह बन जाते हैं। और सिर्फ अल्लाह नहीं बन जाते हैं, वो भगवान विष्णु भी बन जाते हैं। अब ये बात जो मैंने आपको अभी कही कि अल्लाह बन जाते हैं, वो तो लोगों वो तो लोगों ये डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है। जजीब भाई, आपकी तरफ से गालिबन कुछ थोड़ा मसला हो रहा है। चलें, आप कंटिन्यू करें सर, आप हाँ, अपनी बात कंटिन्यू करें। तो अगर कोई ये सुनेगा मेरी बात को कि आगा खान साहब अल्लाह बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी दिमाग घूम जाएगा कि ये पॉसिबल कैसे है ना। तो बिल्कुल। उसकी कुछ बातें हम करेंगे ये इंटरव्यू में। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगा कि अगर अल्लाह कहने से दिमाग घूम जाता है मुसलमान का, तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि वो भगवान विष्णु भी बन जाते हैं, मतलब अल्लाह और भगवान विष्णु दोनों बराबर हो जाते हैं, और वो दोनों आगा खान की शक्ल में दुनिया में आ जाते हैं, तो लोगों का दिमाग और ज़्यादा घूम जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सच है, और इसको साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे हमारे यहाँ जैसे कवाली होती है, एक डिवोशनल एक्सप्रेशन होता है इस्लाम में, इस तरह जी जी हमारे यहाँ गिनान होते हैं। गिनान जो होते हैं वो डिवोशनल एक्सप्रेशन होते हैं, और हमारे पीर औलिया ने लिखे तकरीबन 500, 600, 700 साल से, और वो भी गुजराती में, उस ज़माने की गुजराती में लिखे, क्योंकि उन्होंने काम ज़्यादातर गुजरात में किया इंडिया के, और सही। और पंजाब के एरिया में किया जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध इंडिया में भी है, और ये सारे इलाकों में किया उन्होंने। तो उन्होंने गिनान लिखे। अब गिनानों में ये बात लिखी हुई है साफ साफ, बिल्कुल साफ, कि अल्लाह यही इमाम है, सबसे पहली बात। और भगवान विष्णु जो है वो इमाम का अवतार लेके आए हुए हैं। अब अच्छा, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली सर ये मौजूद है, क्योंकि मेरे लिए ये नई बात है। मैं बहुत सारे इस्माइलियों से कांटेक्ट में रहा हूँ, और काफी सारे दोस्त हैं बचपन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे, बहुत सारे इस्माइली हैं, और अगर मैं उनके मजहब की एस्पेक्ट को छोड़ के दूसरी एस्पेक्ट से देखूं तो बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनमें कोई मसला है, बल्कि बहुत मिलने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मेहमान नवाज। मतलब जैसे एक इंसान का वर्च्यू, जो अच्छे इंसानों के अंदर जो वर्च्यूज होते हैं, वो सब इस्माइली लोगों में मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं अल्लाह कहने वाली, या जो इमाम को एक डिवाइन दर्जा देने वाली, क्या ये किसी आपकी बेसिक क्रीड का हिस्सा ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी ये जो सुन्नियों का जो फिरका है, बरेलवी जो फिरका है, वो आपको पता होगा, वो रसूल अल्लाह को बहुत ज्यादा रिवेयर करते हैं कि भाई रसूल अल्लाह की शान में नातें पढ़ी जा रही हैं और दरूद पढ़े जा रहे हैं, और एक उनसे मोहब्बत का एक वालेहाना अंदाज, मतलब कुरान की इंटरप्रिटेशन से भी आगे बढ़ के जो है वो बरेलवी मुसलमान जो हैं वो रसूल अल्लाह की ताजीम करते हैं। तो वो मामला है या कोई क्रीड है? क्योंकि ये क्रीड तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं सुन्नीइज्म से कंपेयर करूं
तो ये कोई बेसिक क्रीड तो नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह को ऊपर समझूं। असल में तो मुझे अतात एज ए मुस्लिम सुन्नी इस्लाम के अंदर मुझे अल्लाह की करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है वो मैसेंजर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, या ये कोई एक सॉलिडिफाइड क्रीड आप कहेंगे इसको? जरा ये बताइए। ये आप कुछ भी कह लीजिए, क्रीड कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन ये एक एक स्पिरिचुअल कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन एक कमर्शियल कॉरपोरेशन जैसे नहीं होता है कि भाई मैकडोनल्ड है फॉर एग्जांपल, एप्पल है, IBM है, जो भी है कॉरपोरेशन है, पैसे बनाने की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आगा खानिज्म वही है, और उसमें होता ये है कि पैसे बनाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। आपको, आपके सुनने वालों को यकीन नहीं आएगा जब मैं ये कहूँगा कि इतने सारे पैसे कोई भी मजहब में या कोई भी फिरके में अभी तक, मेरा चैलेंज है, मुझे दिखा दो कि कोई भी इतने पैसे अपने मुरीदों से लेता है और मुरीद इतना बेवकूफ़ है। हालांकि मुरीद जो है, जैसे आपने पहले बताया कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इनसे ज्यादा मैंने दुनिया में बेवकूफ किसी को नहीं देखा, मुसलमान को भी नहीं देखा। आपको ताज्जुब होगा, आपको अच्छा सर, एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड, माजरत के साथ कता कलामी माफ। सर मुझे ये बताइए कि जो इनके जमात खाने पूरी दुनिया में खुले हुए हैं, जहाँ पर ये अक्सर आपसे जिक्र भी करते हैं कि ये हफ्ते में एक दिन होता है जहाँ पर ये जमात खाने में जाते हैं और इसको ये इबादत समझते हैं अपनी, तो उसके बारे में ये बात रोजाना जाते हैं जी? रोजाना 2 दफा जाते हैं। अच्छा खैर, मैं जिनके साथ वक्त गुजारा वो हफ्ते में 1 आध दिन या 2 दिन जाते थे, तो वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं उस जमात खाने में, और मुझे ये बताया जाता था कि जी ये हम इसलिए जाते हैं कि हम 25-30 लोग जो भी उस इलाके के हैं, उस गली के या उस कम्युनिटी के, हम ये देखते हैं कि यार कोई नया बंदा आया है और वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको सेटल होना है, नौकरी की ज़रूरत है, बिजनेस करना है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त भी है और नहीं भी है। दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक नेटवर्क है कि जहां पर लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कम से कम ये पुराने जमाने की बात मैं कर रहा हूं। अभी कहाँ क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दुरुस्त इसलिए नहीं है। अगर ये कहा जाए कि आगा खान जो है वो लोगों को हेल्प करते हैं, उनके मुरीदों को हेल्प करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। वो क्या करते हैं कि वो अपना नाम बीच में डाल देते हैं और करवाते हैं सारा काम अपने मुरीदों से। फिर वो अच्छा हो बुरा हो, वो सारा जो अगर अच्छा है तो वो अपनी क्रेडिट ले लेते हैं कि भाई ये आगा खान ने किया। अगर किसी को हेल्प कर दी, पाकिस्तान को हेल्प की, आगा खान ने किया। पैसे होंगे मुरीद के, नाम आएगा आगा खान का। लेकिन अगर कोई बुरा काम उन्होंने करवाया किसी से, मान लीजिए, तो वो क्रेडिट उसकी नहीं लेंगे, वो मुरीद पे जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक उनका मुरीद मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया। जमात खाने के पैसे लेके जा रहा था अमेरिका से कनाडा, क्योंकि कनाडा में उस जमाने में लिमिट नहीं थी। सारा काला पैसा जो जमात खाने का था वो सारा पैसा कनाडा जाता था, और कनाडा से फिर उनकी स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में पैसे जमा होते थे। तो ये बंदा पकड़ा गया कनाडा की बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे, और उसको कोई मदद करने नहीं आया। उसको डाल दिया जेल में 7 साल के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। तो गुनाह जो है वो मुरीद का होता है, जो अच्छाई जो होती है वो आगा खान की होती है। तो सर ये तो बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना।
हाँ जी, कि जो अच्छाई होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और जो बुराई होती है वो इंसान की तरफ से वो होती है। हमारी होती है। हम्म। अब देखो, अल्लाह ताला जो है, ये एक ऐसी चीज है या एक ऐसा तस्वुर है कि जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि वो सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहता है अल्लाह ताला, लेकिन जितने लोग दुनिया में बातें करते हैं अल्लाह ताला की, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। तो अच्छा सर, एक बात बताएं। लेकिन आगा खान जी। जो है, हम्म। लेकिन आगा खान जो है वो हकीकत में एक इंसान है और हम्म। उसके बारे में सबको मालूम है। हम्म। ये फर्क है अल्लाह ताला और आगा खान के बीच में। तो किस तरह धोखेबाजी होती है, मुरीदों को तो बेवकूफ, उन्होंने, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आगा खानी, जी। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाया। हालांकि अब जो मेरे ये 4 साल के काम में काफी लोग जो है कि उन्होंने मेरी बात सुनी है और अब वो पैसे नहीं देते हैं, जमात खाने जाते हैं। ओके, कुछ लोग तो, काफी सारे लोग तो मुसलमान भी बन गए। हालांकि मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि कोई हिंदू बने, कि कोई मुसलमान बने, कि कोई क्रिश्चियन बने, लेकिन बने, कुछ लोग मुसलमान बन गए, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी वहीं पर है। लेकिन अब वो मुझे कहते हैं कि अब हम पैसे नहीं देते हैं, और इसी वजह से उनकी इनकम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बल्कि मैं कहूंगा कि $400 मिलियन का फर्क पड़ा है सालाना, ये तीन अच्छा चार सर, साल मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ जी, हाँ सर, एक तो ये है कि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बरेलवी हजरात हैं और ख़ासकर अब तो ये जो तबलीगी जमात के हमारे तारिक जमील साहब हैं, इनके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि जो इनके बारे में बातें की जाती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, कि ये बड़े ज़मींदार थे और इनके पास फलाना था, ये था, वो था। मैं इनको तब से जानता हूँ जब मैं तबलीगी जमात का हिस्सा था, जब इनके पास एक फटीचर किस्म की लाल रंग की मेहरान हुआ करती थी, मैं तब से जानता हूँ इनको। तो इन्होंने भी सारा पैसा जो है वो अपने मुरीदों से ही इकट्ठा किया है और लोग इनको देते हैं। फिर हज करवाने के मामले में भी इनको बड़ा पैसा मिला, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब ये इंग्लैंड तशरीफ़ लेके जाते हैं तो लेमुज़ीन खड़ी होती है। ये अलग बात है कि मौलाना खच्चर की फरमाइश करते हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको लेमुज़ीन दे देते हैं। तो उसके अलावा सर आप ये देखिए कि जो साकिब मुस्तफ़ाई हैं, फिर जो मेरे मुर्शद थे खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम, जो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब कर फरमाए और उनको जन्नत के आला दर्जे पे रखे। तमाम लोगों से अफजल, ख़ासकर बरेलवियों से, वहाबियों से सबसे अफजल, क्योंकि मेरे मुर्शद हैं वो। और उसके अलावा सर आप ये देखें कि बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं जो कि पराडों से उतरते हैं और फिर अपने जो मुरीद हैं उनको सादगी का दर्स देते हैं। तो एक तो सर मुझे ये बताइए कि जब वो भी तो उनको अपनी मर्जी से ही पैसा दे रहे हैं, चाहे वो साकिब मुस्तफ़ाई है, चाहे खादिम रिजवी है, चाहे वो तारिक जमील है। तारिक जमील साहब ने तो खुद बोला कि यार पता नहीं कितने लाख लोग हैं, वो अगर हज़ार हज़ार भी देंगे तो मेरे तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा, चैरिटी हो जाएगी। खुद ब्रांड खोल के बैठे हैं बार कैफ। तो मुझे ये बताइए कि नंबर एक सवाल तो ये है कि इसमें और आपको आगा खानियों को जो प्रिंस करीम आगा खान को जो पैसा जाता था, या जो कल्ट को पैसा जाता था, या जो उनकी आल औलाद को पैसा जाता था, उसमें क्या फ़र्क है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि आज तक जो इनके घिनौने अकायद हैं, जैसे कि मैंने इनको ज़रा डिग डीप किया तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ फ़र्क वही, जैसे आपकी बात के आ जाता है कि जी चूँकि रसूलुल्लाह को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करना या जो भी बात है, लेकिन इनको जो अकायद हैं वो इनसे भी घिनौने हैं, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो आपको ये 2 तज़ादात क्यों नज़र आते हैं? मतलब क्या ऐसी क्या वजह है कि आगा खानियों को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है और दूसरों को नहीं मिलता? नहीं, पहला सवाल मैं भूल गया, पहला सवाल क्या था आपका? सर पहला ये था कि जैसे जो फंडिंग होती है या जो ये जो मुरीद मदद करते हैं, जैसे मैं एक बना देता हूँ कि जी हज़रत सैयद यजीद हुसैन शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब, ये बीड़ी चली आ रही है बरेलवियों की, और ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की बड़ी बीड़ी थी, और लोग जो है मुझे पैसा देते हैं और फिर मैं पराडों से नीचे उतरता हूँ हाँ, और वो अपने समझ मुरीदों से। गया। जी। ओके, पैसे का सवाल था ना, तो वो कैसे जी सर। अलायदा है, जी कैसे अलायदा है, ये सवाल है आपका। सर, उनमें जमीन, फ़र्क क्या है? खानियों को पैसा जमीन, देने में और एक नॉर्मल जो है ये पीरो मुर्शिद को पैसा देने में फ़र्क क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है। होता ये है
कि इसकी 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो बरेलवी साहब जो हैं, जो भी हैं लीडर, मुसलमानों में लीडर है कोई, और उनको अकीदत के तौर पे लोग देते हैं पैसे कि भाई आप, वो अगर खच्चर मांगेंगे उनको लेमोजिन दे दी जाएगी। वही काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि वो कभी खच्चर भी नहीं मांगते हैं, और उनको लिमोजिन नहीं, उनको एरोप्लेन दे दिया जाता है। अब एरोप्लेन तो वो खुद ही खरीदते हैं, लेकिन उनको इतने पैसे दिए जाते हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। एक एक मान लीजिए कि एक इंसान है, वो इंसान को एक चाबी वाली गुड़िया बना दिया जाता है कि चाबी पीछे से कोई भरे और वो गुड़िया चले, और वो उसको ये कहा जाए कि तुझे ये करना है तो गुड़िया वो करेगी। उसको कहे कि भाई यहाँ से कूद जाना है, वो कूद जाएगा। उसको उसको ये कहना है कि तेरे जो है कि इनकम में से इतने पैसे मुझे दे दे, वो दे देगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है। एक रोबोट होता है, रोबोट की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, बस वैसे ही इसकी प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन वहां पर जो है कि उनका जो बरेलवी का जो भी लीडर है, उसकी हवस पैसे की, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है कि कौन लीडर की कितनी हवस है और कौन लीडर को कितने लोग पैसे देते हैं। लेकिन आगा खानी में क्या है कि उस रोबोट को, उस चाबी वाली गुड़िया को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि उसको लगता है कि मैं पैसे देता जाऊं, देता जाऊं, देता जाऊं, दिन रात देता जाऊं, मेरे घर में खाने को ना हो, लेकिन मैं देता जाऊं। ये प्रोग्रामिंग जो आगा खानियों में है, और इसीलिए अगर आप मेरे एपिसोड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मुख्तलिफ तरीकों से पैसे जमात खानों में इकट्ठा होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कराची की बात है, 2005 की बात है। मैं कराची में जमात खाने में बैठा हुआ था। उस दिन आगा खान साहब का बर्थडे था, तो वहां एक नीलामी हुई। नीलामी होती रहती है, किस चीज की पता है? उनकी दुआओं की नीलामी, कि अगर जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको ये दुआ मिलेगी। तो वो दुआ के लिए, आगा खान साहब की दुआ के लिए वो नीलामी होती है। वो नीलामी उस दिन 32 लाख रुपए में गई थी। ये 2005 की बात है। और जो हमारा, जहां पर मैं रुका था मेरे रिश्तेदार के घर पे, उसके फ्लैट की कीमत भी 32 लाख रुपए की थी। इत्तेफाक की बात। आप इमेजिन कीजिए कि एक नीलामी, जो नीलामी तकरीबन हर रोज होती है, उसकी कीमत 32 लाख रुपए की थी। और ऐसे, ये तो नीलामी तो एक ही चीज है, छोटी सी बात है। ऐसी तो कितनी चीजें होती है जमात खानों में। सबसे पहले तो 12.5% आपकी इनकम में से आपको देना है। ऐसे नहीं कि कोई तलवार लेके खड़ा है आपकी गर्दन पे कि अगर आपने 12.5% नहीं दिए तो आपको काट देंगे, ऐसा नहीं है। उसको प्रोग्राम इस तरह किया गया है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका क्या हाल होने वाला है जहन्नम में। जो डराने का उनका तरीका है, वो मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखा है। वो आदमी खुद ब खुद देगा और मरने से पहले अपने बच्चे को बता के जाएगा कि बेटा भूख से मर जाना, लेकिन आगा खान को पैसे देना बंद नहीं करना कभी भी। 12.5% पहले निकाल देना, उसके बाद जो बच जाए वो खाना। ये एक ऐसा टॉपिक है पैसे का, ये जो सवाल आपने किया है कि मुसलमानों से ये कैसे मुख्तलिफ है, इस पे मैं 1 घंटा आराम से बात कर सकता हूँ सिर्फ पैसे के ऊपर, कि ये पूरा सिस्टम पैसे का कैसे चलता है। ये बहुत ही
डिटेल्ड है कि किस तरह से पैसे जमात खानों से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर पैसे का क्या होता है, कैसे कितने हाथों से वो गुजरता है, कैसे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको टैक्स नहीं दिया जाता है, और फिर नाम भी बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं, हम मुसलमान के लिए अच्छा काम करते हैं, हालांकि वो हकीकत में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन। सर लेकिन आगा खानियों की तरफ से हम देखते हैं कि फिलंथ्रॉपी भी बहुत होती है, और वो यहाँ पे बड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, और बड़ा उनका एक परसेप्शन जो बनाया गया है, पाकिस्तान की बात पे कर रहा हूँ, मुझे इंडिया का नहीं पता, पाकिस्तान की कर सकता हूँ, और आप भी गालिबन शायद पाकिस्तान की कर सकते हैं बात। तो यहाँ पे तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का परसेप्शन है आगा खानी लोगों का, आगा खानी कम्युनिटी का। ये परसेप्शन, यही तो कमाल है फिलंथ्रॉपी के हिसाब से, हाँ फिलंथ्रॉपी के हिसाब से कह रहा हूँ, यही तो कमाल है ना, कि एक आदमी चोर है मान लीजिए, और उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं एक फिलंथ्रोपिस्ट के तरीके से। आप मुझे बताइए, फिलंथ्रोपी किसको कहते हैं? मतलब कोई भी फलाही काम हो गया, हॉस्पिटल्स बनाना, तालीमी इदारे बनाना, जो माशरे के पिछे हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कोई स्कूल्स या इस किस्म की कोई भी चीजें जो होती हैं, यही जो फलाही काम दूसरे भी बहुत से इदारे हैं जो कि करते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि आगा खान एक बड़े स्केल पे करता हुआ नजर आता है। तो ये था मेरा। तो फिलंथ्रोपी, अगर मान लीजिए कि आपका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला भाई को फिलंथ्रोपी करनी है, तो क्या अब्दुल्ला भाई यजीद भाई से कहेंगे कि भाई यजीद भाई आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं फिलंथ्रोपी करता हूं, और नाम भी मेरा होगा अब्दुल्ला भाई फाउंडेशन, तो ये फिलंथ्रोपी अब्दुल्ला भाई की हुई? नहीं भाई, पैसे तो यजीद भाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये गेम आगा खान का है। इसमें क्या होता है, ये गेम इस तरह खेली जाती है कि वो सबसे पहले तो अपने मुरीद को प्रोग्राम करेंगे कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे। आप जमात खाने में जाएंगे, हर कदम 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 पर आपको पैसे देने हैं आगा खान को, कदम कदम पर 300 मौके हैं लोगों को पैसे देने के जमात खाने में, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा ये है 12.5% आपको अपनी इनकम में से देना। तो एक तो ये पैसा, दूसरा कि वो गवर्नमेंट जो, अच्छा ये 12.5% सबको देना है, मतलब सबको, अमीर हो गरीब हो सबको? गरीब हो, भूख से मर रहा हो, उसको भी देना है, उसको भी देना है। और ये बात मुझे कम से कम कुरान में अच्छी लगी। ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है कि जो जिसके पास हो, जिसके पास हो, जिसके पास है वो देगा, और वो भी गरीब को देगा, वो ज़कात गरीब को जाएगी, या किसी को जरूरतमंद है कोई, उसको जाएगी। यहाँ वो नहीं है कॉन्सेप्ट। यहाँ आप भूख से पहले मर जाओ तो भी आपको कब्र में से भी देना है। आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस्माइली कब्र में से भी पैसे देता है। आप मुझे कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, कब्र में है वो भाई, वो कैसे वहां से देगा? वो तो गया कब्र में, लेकिन उसके नाम पे उसके रिश्तेदार देंगे जमात खाने में। जब तक वो नहीं मर जाएंगे तब तक वो कब्र में जो पहुंच गया है ना, उसके नाम पे दिए जाएंगे, और इसके ऊपर एक अलग स्ट्रीम बन सकती है। अच्छा, ये जो पैसे 12% है, खत्म नहीं हुआ मेरा जवाब। अच्छा चले तो ठीक है। जो सवाल किया था ना कि फिलैंथ्रोपी, तो फिलैंथ्रोपी क्या होता है कि एक तो उन्होंने पैसे लिए अपने मुरीदों से, फिर लिए गवर्नमेंट से कि देखो हम कितने अच्छे काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कराची की आगा खान हॉस्पिटल है। कराची की आगा खान हॉस्पिटल की जमीन जिया साहब ने उनको मुफ्त में दी थी कि भाई यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनेगा। प्राइम लैंड थी, सब्जी मंडी के पास थी ना,
प्राइम जी। लैंड, प्राइम लैंड। वो लैंड जिया साहब ने आगा खान को दी। क्यों? क्योंकि उनको चैरिटेबल हॉस्पिटल बनानी थी। जमीन किसकी? पाकिस्तानी पब्लिक की। पाकिस्तान की। पाकिस्तानी पब्लिक की। नाम किसका? आगा खान का। आज वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है? नहीं है। क्योंकि नहीं है। सबसे महंगी हॉस्पिटल वो है, 7 स्टार। अरे गरीब को तो भूल ही जाओ, आप मिडिल क्लास जाके दिखाओ मुझे, वहां पर नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये बात तो ठीक हाँ, है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आगा खान हॉस्पिटल हो, वहां पर एक गरीब आदमी टेस्ट करवाने भी नहीं जा सकता। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स उठाए थे, और मतलब ये 2004-2005 की बात होगी। और वो जो प्रोफेसर्स उठाए थे वो उस वक्त 12-12, 15-15 लाख रुपए पे उठाए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी आगा खान में 10-10 लाख रुपया ले रहे थे। और वो आके हमें बताते थे कि यहाँ पर तालीम जो है वो मेरिट वेरिट जो है, चले वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस है भाई, पैसा देगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और आगा खान हॉस्पिटल कराची में तो मेरा खुद कई दफ़ा चक्कर लग चुका है, और वो आप समझ लें कि एक 7 स्टार होटल से कम नहीं है। उनके आप कैफेटेरिया में चले जाएं तो वो भी आपको एक 5 स्टार से कम का सामान ही आपको नजर आता, वेटर जो घूमते घामते नजर आते हैं, और फिर जो प्राइसेस आपको कैफेटेरिया में नजर आती हैं, वो सब आपको पता चल जाता है कि यहाँ गरीब आदमी जो है वो बेचारा तो यहाँ पर भी नहीं मार सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जो फिलैंथ्रोपी की बात अब्दुल्ला भाई कर रहे थे, वो कहाँ गई? गरीब तो गया जहां जाना था उसको, ठीक है। और आगा खान ने नाम बना लिया कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि लोग के हमको इंसानों को बेवकूफ बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और उसका तरीका है मीडिया, उसका तरीका है एडवर्टाइजमेंट। कि देखो आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान ये, आगा खान वो, तो लोगों को लगता है हाँ यार इसके अंदर जो है कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि पैसे किसके हैं। पैसे हैं पब्लिक के, पैसे हैं मुरीदों के, ये कोई नहीं देख रहा है। और यही मैं काम कर रहा हूं। मेरे 200 वीडियोस में मैंने ये डिटेल में बताया है लोगों को कि किस तरह से आगा खान पैसे निकल, एक पैसा वो नहीं देता है। आप कहते हैं ना फिलैंथ्रोपी, एक पैसा आगा खान नहीं देता है। आप उसकी वेबसाइट पे चले जाइए, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसमें आगा खान हॉस्पिटल भी आती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये दुनिया भर में यही इनका गेम चल रहा है। इंडिया में है, अफ्रीका में है, हर जगह है। ओके, आप कहीं भी चले जाइए, आप गरीबों की तो बात ही नहीं कर सकते हो। और दूसरा कि उनके नाम पे सारा, और पैसा पब्लिक का। एक चोर है, मान लीजिए, वो चोरी करता है और उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं पब्लिक के जरिए से। गवर्नमेंट उसको फूलों के हार पहनाती है कि भाई कर चोरी, और चोरी कर, और ले, और ले। ये कमाल किया है आगा खान ने। एक चोर होता सर, है, लेकिन चोरी होता है ना पाकिस्तान की, जी बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चलें ये वाला एस्पेक्ट भी कर ही लेते हैं जब ये फाइनेंशियल करप्शन की बात हो रही है। तो अब देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, आपको पता है, आप पाकिस्तान के शहरी रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे अंदर किस किस्म का, सॉरी मैं जी पाकिस्तान का शहरी कभी नहीं था। चलें ठीक है मैं इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है लेकिन मैं 1 साल कराची में रहा हूँ। सही है। चलें, बहरहाल वो एक अलग हो गई बात ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो इतनी करप्ट है कि आप उसकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे ना तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, अगर आप कोई लीगल काम भी करवाने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों इतना इन लोगों को सपोर्ट करती है और फैसिलिटेट करती है। जैसे वो अभी ज़ियाउल हक वाली बात आपने की थी कि ज़ियाउल हक ने कोई जमीन इनके नाम करी थी हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो ज़ियाउल हक जैसा जो है वो एक डिक्टेटर, वो क्यों इनको फैसिलिटेट करेगा बगैर फायदे के। तो क्या ये लोग गवर्नमेंट के साथ भी इन रोड्स
दूसरे कामों में जुड़े हुए हैं जो इनको इतना फैसिलिटेट किया जाता है, क्या उसका कोई कट वट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी मिलता है, जो ये बड़े आराम से यहाँ पे तो बड़ी अच्छी परसेप्शन है ना आगा खानियों की कम्युनिटी की, और बड़ी सेफ्टी इनको दी जाती है, बड़ा प्रोटोकॉल इन लोगों को मिलता है, तो इसके बारे में क्या क्या बोलेंगे आप? आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि देखो, हम फिर से जिया साहब पे जाते हैं। क्या वो जमीन सब्जी मंडी वाली वो जिया साहब के बाप की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पाकिस्तानी पब्लिक की जमीन थी। उस जमीन को दिया किसने? जिया साहब ने। किसी और की जमीन आगा खान को दिया, उसके रिटर्न में आगा खान ने कुछ तो दिया होगा ना उसको। वैसे वो पागल हो गया है क्या कि जमीन सही उसको बात है। देगा? ये सीधी सीधी बात है, मेरी मुट्ठी गर्म कर, मैं पावर में हूं, मैं तुझे ये दे देता हूं। ये एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और ये अभी भी हो रहा है, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में भी हो रहा है, अभी हो रहा है। अफ्रीका में हो रहा है, अभी हो रहा है। इवन अब तो कनाडा में भी हो रहा है। हालांकि कनाडा में अभी आगा खान की बैंड बजना शुरू हो गई है, फ्रांस में तो हो गई, उसको वहां से भागना पड़ा। ओके, अब जो है कि बच गया अमेरिका। अमेरिका में अभी तक जो है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चली है, और वही एक गवर्नमेंट है कि जो आगा खान के कंट्रोल में नहीं है। बाकी कनाडा है, और यूके भी है, और फ्रांस भी थी एक ज़माने में, अब नहीं है। तो बोलने की बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बहुत ही कॉमन बात है। तो ठीक है। मेरी मुट्ठी गर्म करो, मैं पावर में हूं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फिर से हम कराची चलते हैं। कराची बात है ये 2015 की। तो मैंने इस्माइली छोड़ दिया था और मैं कराची गया, और वहां पर मैंने ARY की ऑफिस है मेट्रोपोल के पास, उस जमाने में थी। तो ARY की ऑफिस में चला गया ये बताने के लिए कि देखो ये आगा खानी में कैसी धांधली हो रही है। तो वो आया, उसका जो टीवी का जो CEO था वो आया, मैंने उसको बताना शुरू किया, उसने आधी बात काट दी मेरी। उसने कहा, सलीम मेरे को क्या नहीं मालूम है? तू क्या समझता है मुझे नहीं मालूम है? मुझे तुझसे ज्यादा मालूम है। लेकिन जिस दिन मैंने ये स्टोरी चलाई, मेरा टीवी स्टेशन गया काम से। आर्मी उनके अंडर में है, गवर्नमेंट उनकी जेब में है, मीडिया उनकी जेब में है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक ओपिनियन भी उसकी जेब में होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। सब कुछ उसकी जेब में है। अब रहा क्या? अब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के उसके लिए आसान है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एकदम सिंपल बात है। जिसके अभी देखो कादियानी के पास नहीं था पैसा, उनकी हालत खराब कर दी उन्होंने। इनके पास पैसे ही पैसे हैं। तो बात यह है कि चोर जो है उसको आप फूलों के हार इसलिए पहनाते हो क्योंकि उसके पास पैसे हैं और वो आपको देने के लिए तैयार है। अबे कादियानी है, वो कहां से लाएगा पैसे इतने? उसने अपने मुरीदों को इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश नहीं किया है। ये फर्क है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक और स्टैंडर्ड नैरेटिव ये पाया जाता है कि जो इनकी औरतें होती हैं, ख़वातीन, लड़कियां जो होती हैं, उनको उनके जो माँ बाप हैं वो अपना ज़मीनें बेचकर भी उनको पढ़ाते हैं और अपना सामान बेचकर भी उनको पढ़ाते हैं। चलें मान लेते हैं काफ़ी अमेरिका में कुछ हैं ख़वातीन ऐसी जो कि आगा खानी हैं और काफ़ी मॉडर्न भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। तो वो इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट्स हैं उनके, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो लेकिन जब आप इनके मर्दों की तरफ देखते हैं तो सर वहाँ तालीम तो मैं कोई इम्प्रेस होता हुआ नज़र नहीं आता उससे।
मैंने इनको पाकिस्तान में भी देखा, मैंने इनको मिडिल ईस्ट में भी देखा, मैंने इनको यूरोप में भी देखा, मैंने इनको अमेरिका में भी देखा। बल्कि इनके मोस्टली मर्द हजरात तो जाली डिग्रीज के साथ नजर आए, जिन्होंने HEC पाकिस्तान से भी डिग्रीज अटेस्ट करवाई और फॉरेन ऑफिस से भी डिग्रीज अटेस्ट करवाई। खैर अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो वो दोबारा वेरीफाई नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उनको नौकरियां करते हुए देखा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी एक आगा खानी सिस्टम का हिस्सा है कि जो इनके इन्फ्लुएंशियल किस्म के जो लोग हैं, जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको ये उतना ही सपोर्ट करते हैं जितनी सपोर्ट इनको मिलती है? ये बात में कोई शक नहीं है कि, और इस बात का मैं आगा खानी सिस्टम को मैं सलाम करूंगा। आपको ताज्जुब होगा कि मैं तारीफ भी कर रहा हूं, और ये हकीकत है कि जो उन्होंने नेटवर्क बनाया है, सोशल नेटवर्क, फाइनेंशियल नेटवर्क, वो लोगों को, वो बहुत अच्छी चीज है। लोग जमा होते हैं, एक एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, खाना खाते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये अच्छी बात है। खुश होना अच्छी बात है, सोशलाइज करना अच्छी बात है। लेकिन मजहब के नाम पे ये काम करना, ये गलत बात है। उन्होंने नेटवर्क बनाए हैं, वो कितना एक दूसरे को मदद करते हैं वो अलग बात है, और वो कुछ हद तक सही भी है कि जमात जो है एक दूसरे को मदद करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग अच्छे हैं, आगा खानी लोग अच्छे हैं। सिर्फ उनको प्रॉब्लम यह है कि आगा खान ने इस तरह से उनको प्रोग्राम किया है कि वो उनको पैसे दिए जाते हैं। गरीब गरीब जो है उसको कोई नहीं देता है, गरीब को मदद भी कोई नहीं करेगा। या सॉरी, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई नहीं करेगा, करने वाले करते भी होंगे, लेकिन सिस्टम नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं, सिस्टम उनकी मदद नहीं करेगा। ये है सर मैंने तो यहाँ तक सुना है, बल्कि मेरे जो जानने वाले हैं, मेरा असल में आज आपसे ये डिस्कशन करने का मकसद ही यही था, क्योंकि मैंने भी इनको काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है और मैं काफ़ी सारे आगा खानी को पर्सनली तौर पर जानता हूँ। तो मैंने तो खैर ये भी सुना हुआ है कि इनमें से अगर कोई बंदा बैरून मुल्क जाता है पाकिस्तान छोड़ के, और अगर वो कामयाब नहीं होता तो उसको बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी की जाती है। क्या ये बात भी दुरुस्त है? ये मैंने नहीं सुना है, बल्कि मैंने देखिए, पर्सनल बेसिस पे अगर किसी ने किसी की मदद कर दी वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सिस्टम नहीं करता है। सर लेकिन मैंने तो मिडल ईस्ट में, यूरोप और अमेरिका में ऐसे ऐसे आगा खानी भी नौकरी करते और अच्छी हेफ्टी अमाउंट लेते हुए देखे हैं, जिनको अपनी डिग्रीज के बारे में भी इल्म नहीं था। मतलब मैं 3 ऐसे आगा खानियों को पर्सनली जानता हूँ, और जिनसे जब मैंने गपशप की और उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं, तो आप यकीन करें कि वो अपनी जेडी भी नहीं सही तरीके से बता पाए थे, और ना ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर पाए, और ना ही वो ये बता पाए कि उन्होंने डिग्री किस में ली और कैसे ली। इवन एक साहब को तो ये भी नहीं पता था कि जीपीए क्या होता है। अच्छा। जी हाँ। तो सर मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। और फिर खैर उन्होंने बाद में, जब मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब मैं आज भी उनके साथ गपशप करता हूँ, अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने हो गए मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैंने कोई डिग्री शिग्री नहीं ली हुई है, और मेरी जो बैचलर्स की डिग्री है वो भी जाली है, और मेरी मास्टर्स की डिग्री भी जाली है, और वो HEC पे अटेस्टेड है, फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड है, बल्कि जब वहाँ से अटेस्ट हो जाती तो फिर एम्बेसी भी कर ही देती है ऑफ कोर्स। अब नहीं होता, अब तो बड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस मैदान में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने जाली डिग्रीज बनवाई हुई हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तो दुनिया में हर कोई करता है। ओके, ये इस्माइली भी करते होंगे, दूसरे लोग भी करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, ये तो कॉमन है ना, हर कोई करता है। सर लेकिन मैंने आगा खानी और इस्माइली स्पेसिफिकली ऐसे देखे हैं कि जो सिस्टम में रहकर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्माइली
जो इनके लोग हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चैरिटी ज्यादा करते हैं, उनको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं? ओह डेफिनेटली। अब जो देखो पूरा, क्योंकि कैश है ना वो, और वो भी इतना ज्यादा कैश, आप अरबों खरबों की बात कर रहे हो, तो इतना ज्यादा कैश जब होगा तो करप्शन तो होगा ना सिस्टम में। अब मान लीजिए कि कराची के एक जमात खाने से 2-4 करोड़ रुपए जो है कि आगा खान साहब को जाने हैं कैश में। अब वो जाने के लिए 10 बंदे इन्वॉल्व हैं, अब वो 10 हाथों से वो कैश निकल रहा है, तो कुछ तो वो गोलमाल करेगा ना, क्यों कोई भी करेगा। सही बात है। हाँ, स्कीमिंग तो होती है, इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर स्कीमिंग करने वाले लोग होते हैं, ऊपर से निकालने वाले। अब देखो एक बर्फ का टुकड़ा है, एक 10 हाथों से गुजरता है, तो पहले हाथ में जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा था वो 10वें हाथ में इतना ही होगा, उतनी साइज होगी कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। सर आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, आपने इस सिस्टम को मेरे से ज्यादा समझा है, लेकिन आप ये देखें कि एक पाकिस्तानी जो है वो अभी हाल ही में, मेरे एक कराची के दोस्त हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो उन्होंने स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया जो कि रिजेक्ट हो गया। खैर उसमें उनकी थोड़ी सी गलती भी थी, उन्होंने कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, अगर वो गलती ना करते तो शायद लग जाता। लेकिन जब मैं इस्माइलियों को देखता हूं तो दुबई में एक टैक्सी चलाने वाला जो है इस्माइली, वो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करता है और उसका वीज़ा लग जाता है। तो अब आपको इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कैसे करते हैं लोग इंडिविजुअल बेसिस पे। सर ऐसा होता है ना, आपको इल्म होगा इस चीज का। नहीं, मुझे नहीं है इल्म, मुझे नहीं है इल्म, मुझे। लेकिन मैंने खुद सर अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, हाँ और कोई एक अगर बात होती ना सर, मैं मतलब एक्सेप्शन समझ लेता। यजीद भाई के कहने का मतलब शायद ये है कि क्या आपकी कम्युनिटी या आपकी जमात या आपका सिस्टम जो है पूरा, क्या इस चीज को फैसिलिटेट करता है, नहीं करता है? जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं या जो भी सही बात है वो आप बताते हैं बस। नहीं, जो सही बात है वो ये है, जो मैंने मेरे ख्याल में पहले बताया आपको, कि सिस्टम जो है वो कुछ नहीं करता है। इंडिविजुअल बेसिस पे लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन अगर एक गरीब अच्छा, ये जो मांगने जाएगा उसको कोई नहीं देगा पैसे। या फिर अगर ठीक है, ठीक है। ये कहना कि कोई कभी कुछ नहीं दिया, ये भी गलत होगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कल्ट होता है, उसके अंदर उसकी वैलिडिटी दिखाने के लिए, उसकी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए वो थोड़ा बहुत कभी एक टुकड़ा फेंक भी देते हैं कि भाई ये ले, फिर उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि देखो ये गरीबों को हमने दिया। जैसे वो पॉलिटिशियन नहीं गरीबों को वो खाना देते हैं और उसकी पिक्चर बनाई जाती है और वो पिक्चर दिखाई जाती है दुनिया में कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, हमारी पार्टी को वोट दो। अब सही वो है। गरीब को एक दफा शॉल दे देगा, खाना दे देगा, और वो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटेगा कि देखो हम गरीब का कितना काम करते हैं। एक दफा वो पावर में आ गया, फिर गरीब कहाँ और वो कहाँ। तो आगा खान सिस्टम का भी यही है कि एक टुकड़ा फेंक दिया और उसको इतना बड़ा एडवर्टाइज बना दिया कि भाई, और ये तो मेरे देखी हुई बात है, बल्कि मैंने मेरे पहले ही एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी, मैं आपके लिए भी ये कहानी सुना देता हूँ कि जिसकी वजह से मैंने कैंपेन शुरू किया। कहानी ये हो गई है कि 2014 में मुझे पता चल गया कि ये सिस्टम पूरा फ्रॉड है, लेकिन मैंने कोई इरादा नहीं किया था कि मैं इस तरह से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आकर उनका ढिंडोरा पीट दूंगा। ये कोई इरादा नहीं था मेरा। लेकिन इरादा तब हुआ जब इस्माइली मजहब छोड़ने के बाद मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, मुझे कहता है घर में पूरा नहीं होता है और रोजाना घर में झगड़े होते हैं, कमाने वाला मैं अकेला, 4 मुंह खाने वाले, पूरा कहाँ से करूंगा, और मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो मैं बोला नहीं भैया, ये नहीं करना, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, तू आजा मेरे ऑफिस में, हम बैठ के बजट बनाते हैं और देखते हैं कि भाई
कहाँ खर्चा है, कहाँ इनकम है, क्या है। हमने बजट बनाया, वो आदमी गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इनकम टैक्स 20% आगा खान को देता है। जब उसके घर में आग लगी हुई है, इतनी बुरी तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया गया, तो मैंने उसको कहा तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे घर में आग लगी हुई है, तू 20%, वो कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है 20%, आपने 15% तो ऑलरेडी टैक्स, और ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। आप सोचो अगर ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया में क्या हो रहा है, सोचो। तो मैंने उसको बोला तेरा दिमाग तो ठीक है, 15% तूने जो है कि गवर्नमेंट को दे दिया इनकम टैक्स में, 20% तो आगा खान को दे दिया रिलीजियस टैक्स में, तेरे हाथ में बचे 65%। अब तेरा घर आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? तो उसने क्या किया पता है, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं बोलूंगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर नहीं बोलूंगा तो मैंने मेरा काम नहीं किया। तो मैंने बोला उसको, मैं बोला ये क्या कर रहा है तू, अपनी फैमिली को बचा, उसको तुझे पैसे देने चाहिए, तेरा पूरा वक्त है, तूने पूरी जिंदगी उसको पैसे दिए, अब तुझे उसको देने चाहिए। उसने क्या किया पता है, कुछ नहीं बोला, खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया, खोला, मेरी तरफ मुड़ के देखा और मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा सलीम मैं मर जाऊंगा, फैमिली को मार दूंगा, लेकिन मेरे इमाम को पैसे दूंगा। दरवाजा पटक दिया और चला गया। वो आखिरी दफा मैंने उसको देखा, उस दिन मैंने कसम खा ली, उस दिन मैंने ये 2014 की बात है, 10 साल हो गए ये बात को, मैंने कसम खा ली कि मेरी पूरी जिंदगी मैं आगा खान की हकीकत को बयान करके पूरी दुनिया में करूंगा, और मैंने वही किया। अच्छा, आप हाँ बोलिए। ये सारी बातें जो भी फाइंडिंग्स आपकी रही, या जो भी जिन भी चीजों की वजह से आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो क्या ये दूसरे लोग जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं उनमें क्या तासुर पाया जाता है? वो इसको किस तरीके से देखते हैं? आप तो सीधा सीधा इसको कह रहे हैं, और जो कि बिल्कुल सही बात है कि ये फाइनेंशियल करप्शन है और एक किस्म की कल्टिस्ट बिहेवियर हमें साफ नजर आ रहा है। तो लोगों का जनरली, जो लोग आपकी जमात से या आपके फिरके से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका तासुर क्या है इसके बारे में? क्या वो खुशी से ये सारी चीजें देखते रहते हैं, और क्या उनको वाकई में, क्योंकि वैसे अगर किसी दूसरे टॉपिक पे हम इन लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, तो बड़े जो है वो रैशनल किस्म के ख्यालात होते हैं, बहुत मॉडर्न किस्म के ख्यालात होते हैं। लेकिन ये जो आप मुझे बता रहे हैं अभी, जो सारी आपने बातें बताई हैं, ये तो एक निहायत ही, जिसको कहते हैं, एक ब्रेन वॉश्ड किस्म के लोगों वाली बातें हैं कि कोई रास्ता भी दिखा रहा है, और अगर आपने अपने दोस्त को ये कहा भी कि यार अब तुम्हारा मुश्किल वक्त है, तो तुम जमात से मदद मांग सकते हो। किस लिए कम्युनिटी बनाई हुई है इतनी बड़ी? मिसाल के तौर पे अगर हम गवर्नमेंट को भी टैक्स भर रहे होते हैं, तो जब हम अपना इलाज करवाने जाते हैं, या जब कोई फैसिलिटी, जो एक पब्लिक किस्म की फैसिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट हमसे वादा करती है, वो दे या ना दे एक अलग कहानी है, वो एक अलग मसला है। लेकिन गवर्नमेंट का ये वादा होता है कि भाई आप टैक्स भरेंगे, आप टैक्स देंगे, तो हम आपको एम्यूनिटीज देंगे, हम आपको यूटिलिटीज देंगे, और हम आपकी जान की माल की हिफाजत करेंगे। ये एक वादे के ऊपर इंसान टैक्स भी भर रहा होता है। तो वो लोग दुनिया में रहते हुए इतने ज्यादा ब्रेन वॉश कैसे हो सकते हैं कि कोई, जैसे आपने आपके दोस्त की मिसाल दी, तो लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या लोगों में भी अब इस चीज को लेके सवालात उठ रहे हैं, या बस लोग खुश हैं ना कि हाँ जी हमारे इमाम और हमारे इमाम, और वो उनकी बस एक हा का अपना, उनकी एक शाह मची रहती है, उनकी एक तारीफों के पुल जो है वो बनते रहते हैं? इस बारे में लोगों का क्या कहना है, जो अब आपकी कम्युनिटी के लोग हैं? इसमें दो तबके हैं जमात के जो अभी हुए हैं, और दो तबके ये हैं कि एक आदमी बिल्कुल अंधा है,
एक तबका बिल्कुल अंधा है, वो कुछ देखना चाहता ही नहीं है कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसको देखना ही नहीं है। मेरा इमाम अल्लाह है, वो मुझे बचाने आया है, मुझे उससे मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। आप उसको कुछ भी कह लो, वो सुनेगा नहीं, कभी नहीं सुनेगा। दूसरा बंदा है, उसको वो देखता है, वो अंधा नहीं है, वो देखता है, वो देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा। न सिर्फ वो जमात खाने में नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं भी नहीं बोलेगा। वो बात अपने तक ही रखेगा, क्योंकि जिस दिन उसने जबान को खोला उस दिन वो मौत मांगेगा, लेकिन मौत नहीं मिलेगी उसको। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी आपकी फैमिली, आपके जमात के लोग, आपके जानने वाले, आपके बिजनेस पार्टनर्स, सब आपको ऐसे फेंक देंगे जैसे लोग दूध में से मक्खी उठा के फेंक देते हैं। इस तरह आपको फेंक दिया जाएगा और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसको हम गुजराती में नात बहार कहते हैं। नात मतलब कम्युनिटी और बाहर मतलब बाहर, कम्युनिटी के बाहर। और ये सिस्टम शुरू की थी आगा खान 3, उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। और ये बहुत पुरानी इंडियन कस्टम है कि गांव से निकाल देते थे, अगर मुखिया की बात किसी ने नहीं मानी तो गांव से बाहर निकाल देते थे, उससे कोई बात नहीं करता था, उसको कोई ग्रोसरी नहीं देता था। तो ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ, और मुझे मेरे बच्चों ने भी निकाल दिया, मेरी बीवी भी चली गई, मेरा घर टूट गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, घर भी चला गया उसकी वजह से। अब कुछ नहीं रहा, अब अकेला हूं और लड़ रहा हूं, लेकिन हिम्मत है। अब ये हिम्मत मैं दुआ करता हूं कि सब में हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो। जिस दिन आपने, अब मेरे पोते की पैदाइश हुई, मैंने अभी तक मेरे पोते को नहीं देखा है। 20 मिनट दूर रहते हैं मेरे से, सिर्फ 20 मिनट, मैंने अभी तक नहीं देखा। ये आपकी ये हालत की जाएगी आपकी अगर आपने जबान खोली तो। आप नहीं खोल सकते जबान। 4 साल से मैं मेरे वीडियोस पे, मेरे एपिसोड्स पे कह रहा हूं कि आइए मेरे सामने और बताइए कि आगा खान कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, बताइए मेरे सामने आइए। एक बंदा नहीं आया। दूसरे चैनल पे जाते हैं, क्योंकि दूसरे चैनल पे लोग जो हैं सलीम की तरह अंदर के लोग नहीं हैं, मैं अंदर का आदमी हूं, मेरे सामने वो जबान नहीं खोल सकते। मैंने आगा खान को भी बोला कि भाई आइए मेरे सामने तो आइए, नहीं आ सकते। उन्होंने धमकी भेजी मुझे, हालांकि जो मैंने मेरे एपिसोड पे उनकी धमकी पोस्ट की, आप भी देख सकते हो कि उन्होंने अपने लॉयर से, जो लंदन में कार्टर रख है, वो क्वीन एलिजाबेथ का भी वही लॉयर है, तो उसके जरिए से मुझे धमकी भेजी कि ये आपको बंद करना पड़ेगा अभी के अभी, वरना हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो मैंने मेरे वकील से उनको लेटर भेजा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सच है, आपको मुझे कोर्ट में ले जाना है तो कल ले जाने से बेहतर आज ले जाइए, क्योंकि मुझे मालूम है आप नहीं लेके जाओगे, क्योंकि जिस दिन मैं गया कोर्ट में उस दिन आपकी इमामत खत्म हो जाएगी। आप लेके जाओ मुझे कोर्ट में। और वो मेरा लेटर भी आप पढ़ सकते हो, मेरे एपिसोड पे है। 2021 के अंदर आगा खान थ्रेट करके एक एपिसोड किया था मैंने, उसमें मैंने वो दोनों लेटर पोस्ट किए हुए, पढ़ लीजिए आप। आगा खान भी नहीं आया और उसने डराने की कोशिश की, खुद ही डर गया और डरते डरते वो मर भी गया। कोई नहीं आया, मर भी गए वो तो खैर, कोई नहीं आया, अब दूसरे आ गए हैं वो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग जो हैं वो डीपली सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं
और फिर सिस्टम भी उनका मोहताज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप बिल्कुल। एक्सपोज करना भी चाहें तो आप एक्सपोज कर नहीं सकते। नहीं, एक्सपोज हो गए ना, सोशल मीडिया का यही तो कमाल है, एक्सपोज हो गए ना, लोगों ने हमारी बात सुन ली ना, पैसे कम देना बंद कर दिए ना, उनका 400 मिलियन का पर एनम का नुकसान हो गया ना, और वो 400 मिलियन की वजह से आगा खान ने धमकी दी ना, और धमकी देने के बाद उनको ही पिछवाड़े में पड़ी ना, ये सब कुछ हो गया ना भाई। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए कि आगा खान को ये जो एक रिलीजियस पैराडाइम होता है उसमें ये क्या दर्जा देते हैं, और जो उसकी आल औलाद है उसको क्या दर्जा देते हैं? ज़रा ब्रीफली हमारे नाजरीन को ये ज़रूर बताइएगा सर। नहीं, दर्जा ये है कि इमाम जो है, कुछ लोगों को वो इमाम नजर आता है, कुछ लोगों को वो अल्लाह नजर आता है, कुछ लोगों को विष्णु भगवान नजर आता है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो है क्या। तो हर इमाम जो है, एक सक्सेशन होता है कि एक इमाम गुजर गया तो उसका बेटा आया, वैसे उसका, तो स्टैंडर्ड जो है वो उसको रूहानी पेशवा कहते हैं ना। हाँ, तो वो रूह जो होता है, नूरानी रूह जो होता है, अल्लाह का जो नूर होता है वो उसमें होता है, इमाम में होता है। तो वो नूर जो है, एक एक इमाम गुजर गया, वो नूर अपने बेटे को देके जाता है, तो उसके बदन में वो नूर आ जाता है, तो वो भी अल्लाह बन जाता है, वो भी भगवान बन अच्छा, जाता है। ये जो आपके इमाम होते हैं, जैसे अभी करीम आगा खान गए, तो ये क्या खुद को रसूलुल्लाह के खानदान में से कहते हैं, आले मोहम्मद कहते हैं खुद को कि हम आले मोहम्मद का हिस्सा है? जी। अच्छा, अच्छा, सही है। अच्छा, आगा खानियों का अपनी पर्सनल, उसमें जब अपनी पर्सनल स्पेस में आगा खान आगा खानियों के साथ होते हैं, तो आम मुसलमानों के बारे में आप लोगों के क्या तासुरात होते हैं? क्या हम हक पर हैं? आप हमें मुसलमान समझते हैं, नहीं समझते? क्या होता है, क्या नहीं होता? नहीं, उनका उनका कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरे मुसलमान क्या करते हैं क्या नहीं करते, हिंदू क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक, उनका एक ही चीज है कि ये हमारी एक कम्युनिटी है, और इसकी चार दीवारों में हमको जीना है, सही है। और और जो है कि इसके अंदर हमको सोशलाइज करना है, इसी में हमको जो है कि हमारे मजहब को प्रैक्टिस करना है। उसके बाहर क्या होता है उसकी उसको कोई इतनी कोई खास वो होती नहीं है, और ये एक तरीके से अच्छी भी बात है कि वो ट्रबल से दूर रहते हैं। सर, ट्रबल से तो दूर रहते हैं, लेकिन देखें ना कितनी बड़ी फिर ट्रबल का शिकार भी रहते हैं। जैसे, फाइनेंशियल ट्रबल जो आप बता रहे हैं कि हर हाँ, बंदे को जो है वो 12% अपनी इनकम का भरना है, जी, चाहे वो खाए, पेट उसका भरा हुआ हो या नहीं भरा हुआ हो, पहले वो जाके चंदे की पेटी में जो है वो 12% पैसे पैसे डालेगा। तो ये तो कितनी बड़ी ट्रबल है। ये और तो है। मेरे ख्याल में अगर ये लोग दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें तो शायद इन लोगों का दिमाग मजीद खुले। ठीक है, चंदे वंदे तो पूरे इस्लाम का या जो भी मजहब का पूरा एक पैराडाइम है, सिर्फ इस्लाम ही क्या, हर मजहब के अंदर ये है। अब मैं कैटेगोरिकली नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों को सबको पता है। चर्च में भी जो है वो टिल रखा हुआ होता है, ठीक है ना, मंदिरों में भी पेटियां रखी हुई होती हैं चंदे की, हमारी मसाजिद में भी पेटियां रखी हुई होती हैं। फिर जो वली औलियाओं की और सिलसिलों की और सूफिया की जो पूरी फौज है बर्रे सगीर पाको हिंद में, उनके चंदे अलग हैं। तो चंदा बंदा तो हर जगह ही होता है, लेकिन ये है कि इस किस्म की कोई कोई कंपेल नहीं कर सकता मुझे। मैं अगर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, या किसी भी जमात का या किसी भी अगर उसका भी हिस्सा हूँ, किसी सिलसिले के साथ, किसी सूफी सिलसिले के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, उसमें चंदाबाजी होती है, लेकिन आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, आपके सर पे आके कोई यहाँ भी कोई नहीं वो नहीं करता, रख सकता। हाँ, यहाँ भी कोई नहीं करता है, यहाँ भी कोई कंपेल नहीं करता है, आपको बोलेगा भी नहीं कोई कि आपको पैसे देने हैं। आपको इतनी बुरी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि आप खुद ही दोगे, और आप आगा खान का शुक्रिया अदा करोगे कि आपने मेरे पैसे लिए। हाँ,
वो शुक्र की बिल्कुल तस्बीह बिल्कुल सर। निकालते हैं, शुक्र की तस्बीह निकालते हैं कि भाई आपका शुक्र है कि आपका साया हमारे, आपका हाथ हमारे सरों पे है और तू ही हमें देने वाला है। एक गिनान है उसके अंदर ये कहते हैं कि जो जो मैं मांगता हूं वो तू ही देता है। तो ही मतलब आगा खान देते हैं वो। आगा खान देता है आगा खान देता है। और हकीकत में देता वो है, लेकिन कहता है कि तू देता है। ये और कमाल, इनकी औलाद को क्या दर्जा देते हैं ये सलीम भाई? उसको उनको नूरानी फैमिली कहा जाता है। सहाबा के बराबर दर्जा देते हैं ना उनको? नहीं सहाबा, नहीं सहाबा का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। नहीं मतलब दर्जा जो उनका जो एक नहीं वो केडर जो नूरानी फैमिली होती है। अगर आगा खान के कोई बच्चे हैं या बीवी है या जो भी है, वो एक नूरानी फैमिली होती है, उसको नूरानी फैमिली कहा जाता है। अच्छा ये पता नहीं मिथ है या इसमें हकीकत है, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैंने ये एक उड़ती उड़ती बात सुनी थी जब मैं इनके करीब रहता था कि जो इनकी कब्रें होती हैं वो काफ़ी कुशादा होती हैं, जो जब ये मरते हैं, जो इनके इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग होते हैं, और काफ़ी कुशादा कब्र बनाई जाती है और बाकायदा बेड वगैरह भी लगाए जाते हैं। ये बात दुरुस्त है? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा। झूठ है। नहीं, मैंने तो जितनी भी अभी तक कब्रें देखी है वो आम मुसलमान की तरह ही होती है। ओके। सही है, ठीक। तो आपकी अभी तक ये जो आप इस कल्ट को एक्सपोज करने की जो मुहिम चला रहे हैं, इसमें किस हद तक कामयाबी मिली आपको? और इस आपका जो ये कारवां है इसमें कुछ और लोग भी मिले आपके साथ? हाँ बहुत सारे। तो अब जो है कि एक टीम है, दुनिया भर में लोग वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं। कोई रिसर्च करता है, कोई एडमिन का काम करता है, कोई प्रोफेशनल एडवाइस देता है, कोई थोड़ा डोनेशन भी दे देता है। तो जिससे जिससे हमारा मूवमेंट जो है वो चलता है। और अब तो सोशल मीडिया भी ज्वाइन हो गई, जैसे आपका चैनल है। शुक्रिया आपका बहुत कि आपने मुझे ये मौका दिया। और इसी तरह दूसरे अरे चैनल्स सर भी जो शुक्रिया है, आपका कि आप आए। थैंक यू। और दूसरे चैनल्स भी जो है वो आ रहे हैं धीरे धीरे और बात बढ़ रही है। और ये अवेयरनेस जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो बहुत ही आगे तेजी से, ये इंटरनेट का कमाल है। हम ये पॉसिबल ही नहीं था, आप भी ये काम करते, मैं भी ये काम करता, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारी आवाज़ जो है वो दूर तक नहीं पहुंचती। तो शुक्र इंटरनेट का। मैं तो इंटरनेट की तस्बीह निकालता हूँ डेली बेसिस कि या इंटरनेट शुक्र तेरा, या इंटरनेट शुक्र तेरा, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं होना था। मेरे पहले भी, आपके पहले भी काफ़ी लोग आए होंगे कि जो लोगों की आंखें खोलने आए होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ दूर तक नहीं गई। हमारी आवाज़ एक बटन दबाया वो दुनिया भर में पहुंच गई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्क है। तो अब ये कहाँ तक ये मामला जाता है ये देखने वाली बात है। अभी तक तो जो है सक्सेस बहुत अच्छी मिली, सपोर्ट भी धीरे धीरे ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो कहाँ तक पहुँचते हैं हम। नहीं सर, आपने बड़ी मेहनत करी है इसके ऊपर, और ठीक है, हम लोगों की अपनी स्ट्रगल है, लेकिन जैसा आपने बताया कि जो पर्सनल लॉस आपको उठाना पड़ा और उसके बाद भी आप डटे हुए हैं अभी तक, ये रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके और वो तो लिए मैंने कसम खा ली है कि मैं मरते दम तक ये काम करूंगा। जब तक ये सिस्टम में ये बदलाव नहीं आ जाता है कि गरीबों को छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आपका सिस्टम जो भी है, आपका अकीदा जो भी है, उसको रखो, लेकिन गरीबों को बख्श दो। सर ये आपको तारुल कादरी टाइप के आदमी नहीं लगते वैसे? क्या क्या माजरत के साथ। असल में एक ज़माने में तारुल कादरी जो है ना वो भी यही काम करते रहे हैं, और क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं वो तारुल कादरी को पर्सनली जानते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं पर्सनली कि जैसे आमने सामने की बात होती है,
लेकिन जैसे उनका एक गहरा रब्त था तारुल कादरी के साथ, और वो बताते थे कि तारुल कादरी जो हैं वो किस फ्रॉड से लोगों से पैसे हथाया करते थे कि मरी रोड पर जब इनका जो कोई गैदरिंग होती थी या जलसा होता था तो वहाँ ये लेट जाया करते थे और लोगों को बोला करते थे कि मुझे आमद हो रही है और मुझे रसूलुल्लाह जो हैं वो ख्वाब में आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि ताहिर बेटे कनाडा का टिकट करवा लो और साथ में मेरी भी एक सीट खाली रखना। और उसके 2 सीटों पे कनाडा जाना। जी सर, बिल्कुल ये बात आपको मैं सच बता रहा हूँ। और उसके बाद औरतें जो थी वो कुछ अपनी चूड़ियां उतार के दे देती थी, कुछ अपनी बालियां उतार के दे देती थी, कुछ जेवर, कुछ पैसे दे देती थी। और ताहिरुल कादरी ने इसी तरीके से जो है वो पैसे कमाए हैं और लोगों ने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि लेट जाया करते थे और बोलते थे कि मुझे आमद हो रही है, मुझे रसूलुल्लाह जो है वो ख्वाब में आ रहे हैं। तो सर ये मजहबी कल्ट जितने भी हैं ये बस तकरीबन इनकी जो कार्रवाई डालने का जो तरीकाकार है वो तकरीबन वो सेम है, हाँ सिमिलर है। आगा खान का अलग है। आगा खान कभी जमीन पे नहीं लेटेगा। आगा खान कुछ वो भी आपको लिटा देगा जमीन पे। आपको लेटाएगा, आपको गोल गोल घुमाएगा वो, और सारी मलाई खाएगा और अपना नाम अच्छा बनाएगा, आपका बुरा बनाएगा। अगर आप पकड़े गए गोल गोल लेटते हुए और लोगों ने आपको पकड़ लिया तो आप गए काम से। वो तो बैठा हुआ है यूरोप में, उसको कुछ नहीं होता है। आगा खान का जो सिस्टम है, ऐसा सिस्टम आप दिखाइए मुझे कहाँ पर, आप उसके आसपास भी नहीं आ सकते हो। ये सिस्टम है मेरे ख्याल में। ये इस वक्त कल्ट में अगर सबसे ऑर्गेनाइज तरीके का जो स्कैम है वो आगा खान का ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। लेकिन सबसे पुराना और सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ऑर्गेनाइज्ड है। आप वरना सर ये जो हमारे जो कादियानी है, जो प्यारे हुजूर, ये तो मतलब आप इनकी गुफ्तो सर ये कुछ भी नहीं है, ये पानी 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 भरते हैं, ये पानी भरते हैं इसके सामने, आगा खान के सामने। क्योंकि आगा खान को कभी आप पर्दा स्क्रीन पर भी आते नहीं देखते सर, ठीक है। और इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, वो इनकी तरफ से इनिंग्स खेलते हैं सर। हाँ, ये वो तो सारा काम वही करते हैं। एग्जैक्टली ये तो सर मतलब लीन बैक रिलैक्स होके देख रहे हैं कि रन्स बन रहे हैं और टीम जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको बैट उठाने की जरूरत ही नहीं है, सारे चौके छक्के वही मारते हैं। जो मेहनत करनी है, धूप में खड़े होके बैटिंग करनी है, वो सारा वो उनके मुरीद करते हैं और नाम उनका। लेकिन मुरीदों को भी आजकल काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है उसमें, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है ये। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि 15-20 करोड़ रुपए जो है वो मनी लॉन्डर करने हैं, पाकिस्तान से निकालने हैं और स्विट्जरलैंड तक पहुंचाने हैं, तो 5% का कमीशन होता है उसका। अच्छा, हाँ, 5% का रेट चल रहा है कि अगर जमात में से कोई भी मुरीद जो है ये काम करने के लिए तैयार है, पकड़ा गया तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो नहीं पकड़ा गया तो 5% का हिस्सेदार। 5% का हिस्सेदार। लोग बहुत अमीर हो गए इसके अंदर, ये गेम में, और पकड़े भी गए। जो लोग थे, काफी सारे लोग पकड़े भी गए। और उसकी डॉक्यूमेंट्री आपके देखने वाले देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री का नाम है गॉड्स मनी। आप नोट कर लीजिए, गॉड्स मनी। ये कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किस तरह लोग पकड़े गए कनाडा की बॉर्डर पे मिलियंस ऑफ डॉलर लेते जाते हुए, और कैसे वो पैसे स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं वो भी दिखाया उसमें। वो देखना आप जरूर, वो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा सलीम भाई, एक सवाल है। हाँ जी। मतलब जैसे हमें मालूम है कि आगा खान यूनिवर्सिटी हो या आगा खान हॉस्पिटल हो, वहाँ पर गरीब का बच्चा तो नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया में जो इनका नेटवर्क है, कहीं ना कहीं ये सरकारी इदारों को या जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट तो ये करते होंगे। किसी ना किसी तरह सोसाइटी में इनकी कुछ ना कुछ इनपुट तो होगी, जिसकी वजह से इनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने ये बात की ना पहले कि आप मेरी मुट्ठी गर्म करो, मैं आपकी करता हूँ। वो तो नॉर्मल है ना।
लेकिन आपके अगले एपिसोड में अगर आप मुझे इजाजत दें तो सर एनी टाइम सर, एनी टाइम। मैं जो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हिंदुओं को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया इसकी बात करना चाहूंगा कि भगवान विष्णु, हिंदुओं को मतलब आगा खान के थ्रू, यानी कि आगा खानियों के थ्रू? आगा खान के अच्छा। सिस्टम ने हिंदुओं को कैसे बेवकूफ बनाया, इसकी जी एक सर, बिल्कुल। इस पे पूरी एक लंबी करते हैं हम ना, एक सर लंबी एक काम बहस पे करते हैं, इसमें सेपरेट प्रोग्राम करते हैं सलीम हाँ, भाई। इस पे करते हैं एक सेपरेट प्रोग्राम, हाँ, इस डिटेल पे में ये बात separate डिस्कस बनेगा। करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है कि पैसे कैसे लिए जाते हैं, किन किन तरीकों से लिए जाते हैं, और वो पैसे कैसे पहुंचते हैं स्विट्जरलैंड तक। ओके, तो उसका एक अलग एपिसोड होगा, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा तो उसी में चला जाएगा और ये विष्णु भगवान जो है उसमें चला जाएगा। तो ये दो चीजें जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। और दूसरा जो है कि कादियानी का जो इशू है वो भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है कि उनको गरीबों को क्यों मारा गया। सर ऐसा करते हैं, इस पर ना इकट्ठे कोई 3-4 एपिसोड्स करते हैं इस पे, और डिटेल के साथ बात करते हैं इस जी पे। जी जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। जी सर। आपके देखने वाले भी थक गए होंगे। सर मैं खुद थक गया हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे सो जाता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरी जी। बत्ती गुल हो जाती है सर 10 बजे। क्योंकि और शुरू से आज आदत है सर लेकिन मुझे तकरीबन 9:30-10 बजे सोने की। लेकिन फिर भी काफी आई ओपनिंग किस्म की लेकिन मजा इंटरेक्शन आया रही सर बहुत, हमारी। इट हाँ वाज बिल्कुल, वेरी। मजा आया। हाँ, और हमारे देखने वालों को भी यकीनन फायदा पहुंचेगा इससे, हाँ क्योंकि हाँ, क्योंकि बड़ी जिसको कहते हैं इनसाइड किस्म की इंफॉर्मेशन हमें सलीम भाई ने प्रोवाइड करी है, और अच्छा हमें सर, भी नहीं पता था क्योंकि ऑब्वियसली। मैंने और बोलिए। अब्दुल्ला भाई ने असल में यही सोचा था कि हम ये जरा जो कल्ट सिस्टम है ना इनका, इसको जरा बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज करें, क्योंकि वैसे भी हमारे मुसलमान भाई जो है ना उनको बड़ा गिला रहता है कि यार आप हर वक्त जो है वो अल्लाह रसूल पे तनकीद करते रहते हैं, इस्लाम पे तनकीद करते रहते हैं, दूसरे किसी को कुछ नहीं कहते। तो आज उनका मेरा ख्याल है ये गिला भी दूर हो गया होगा कि हम हर कल्ट को बुरा कहते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। तो सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, and we would like to see you again in 3 or 4 episodes so that we can expose this cult more and better. तो नेक्स्ट टाइम सर हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसको हिंदुइज्म से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर लेंगे, अगर आप कादियानी के हवाले से करना चाहते हैं या स्विट्जरलैंड की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, तो फिर हम उसी हिसाब से उसको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक बात मैं बताता चलूं जी कि अभी कुछ पिछले 1 महीने में मेरे 2-3 इंटरव्यूज हुए दूसरे चैनल्स पे, और वहां पर काफी लोगों ने कमेंट्स की जो आगा खान के सपोर्टर्स थे। जी, उन्होंने बहुत सारी कमेंट्स की और उन्होंने सारी नेगेटिव कमेंट थी उनकी तरफ से, जाहिर सी बात है। जी 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 तो उनको नहीं अच्छा लगा कि मैंने ये सारी बातें खोल दी। जी तो वो आपका प्रोग्राम देखने के बाद भी मेरे ख्याल में वही करेंगे। तो मैं अभी से उनको सब लोगों को एक साथ में जवाब दे दूं कि भाई मैंने अगर कुछ भी गलत बोला है, मैं आप सबसे मुखातिब होके बोल रहा हूं जिनको मेरे से शिकायत है कि मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूं, कुछ भी गलत बोल रहा हूं, तो आप जरूर आइए। ये चैनल पे भी आ सकते हैं और मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये रहता है मेरे भाइयों बहनों कि आप पीछे से मेरे पे वार करते हैं, हाँ, सामने नहीं आते। आप मेरे सामने नहीं आते हैं, ये फर्क है। और फिर होता क्या है कि दुनिया देखती है कि सलीम जो बोलता है वो चेहरा दिखा के बोलता है, सबूत के साथ बोलता है, और हम पीछे से बोलते हैं। तो दुनिया को पता चल जाता है कि झूठ कौन है, सच कौन है। तो आप ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे आप झूठे साबित हो। आप ऐसा काम कीजिए कि आप सच्चे साबित हो। आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, आप आइए मेरे सामने और मेरे सामने आके शिकायत कीजिए, मेरे सामने बोलिए कि सलीम ये तो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है इसका सबूत ये है, बोलिए। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो। तो अभी जितना भी आप बोल रहे हो ना, अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो, क्योंकि दुनिया आपको इंटरनेट पे देख रही है।
मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गाली दोगे, मेरी माँ को दोगे जो आपने दी, मेरी बीवी को दोगे जो आपने दी, वो सब करोगे, उससे फायदा क्या? उससे नुकसान आप ही का है, मेरा नहीं है ना? तो अक्ल को इस्तेमाल करो और सामने आओ, और अगर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो चुप करके बैठो और सुनो और समझो, और ये कल्ट में से निकलो किसी भी तरह से, है ना? बस ये मैसेज मैं मेरे सुनने वालों को देना चाह रहा हूँ। तो जाते जाते आप दोनों का, यजीद भाई और आप अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का, और अगर मौका मिला तो ज़रूर हम 2-3 वीडियो इस पे करेंगे। सर ज़रूर करेंगे, मैं आपके साथ इन टच रहूँगा व्हाट्सएप पे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी के पास कुछ सब्सटेंस है तो वो लाइव आके बात करे ताकि उसको रिफ्यूट कर सके लाइव, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया आमतौर पर। सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, कल को एक्सपोज कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, आपका काम भी यही है, और आपका काम बहुत बड़ा है मेरे मुकाबले में। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और हम समझते हैं कि मेरा ख्याल है हमारा काम भी आप जैसा ही है, बराबर है, कोई बड़ा या अच्छा नहीं है, ये आप समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में रहूँगा, और फिर मैं और अब्दुल्ला भाई आपके साथ 2-3 प्रोग्राम्स डेफिनेटली करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुड केयर ऑफ योरसेल्फ सर, एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, थैंक टेक यू, केयर सर, बाय बाय। बाय बाय।